अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग अप फ्रंट विद मोना आलम। कोई शक नहीं कि ईरान से अफसोसनाक खबर कल जो डेबरी था, जो हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के बाद पहले बताया जा रहा था शायद वो एब्रप्ट लैंडिंग थी, लेकिन बाद में ये क्लियर हुआ कि वो इंडीड एक क्रैश था बदकिस्मती से, जिसमें ईरानी सदर जो हैं और साथ उनके हम जो उनके काबीना के बहुत अहम लोग हैं इंक्लूडिंग इस फॉरेन मिनिस्टर, वो अफसोस के साथ जो है वो इसमें जाँ बहक हुए। और ज़ाहिर है नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। अभी कुछ ही रोज़ पहले इनफैक्ट पाकिस्तान ने जो है वो इनको होस्ट किया था, ईरानियन सदर को, एंड मे गॉड ब्लेस हिज सोल। और ज़ाहिर है इसमें एक बहुत एक अहम बात है ये, और यकीनन ये ख़ित्ते के हवाले से, हमारे अपने डायनामिक्स के हवाले से भी ये बहुत एक अफसोसनाक ख़बर है। और इसके ऊपर बात करना इसलिए ज़रूरी था कि हम इब्तिदा में ही अपनी सॉलिडारिटीज़ और अपनी भरपूर दुआएं जो है वो रखें इस हवाले से। और नाज़रीन, ज़ाहिर है इसका लोकल फ्रंट पर भी जो मामलात हैं उसके ऊपर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बहुत सारी ख़बरें वो होती हैं जिनको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट या आउट ऑफ प्रोपोर्शन उनको ब्लो आउट किया जाता है। उस सिलसिले में अब हुकूमत ने काफ़ी कमर कस ली है, और अब से कुछ देर पहले आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा है कि इस हवाले से जो डिजिटल मीडिया अथॉरिटी है वो बनाई जाएगी। बहरहाल नाज़रीन, हुकूमत से ये सवाल करना ज़रूरी होगा कि क्या इसकी वजह से कोई जो एक लेजिटिमेट राइट ऑफ एक्सप्रेशन है या फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कहीं उसको दबाने की कोशिश तो नहीं की जा रही, क्योंकि इस तरह के सवालात, इस तरह के जो अभाम हैं, इस तरह की जो एप्रीहेंशंस हैं वो बहरहाल मौजूद हैं, गिवन द फैक्ट कि जो ट्विटर या जिसको फॉर्मली नोन एज ट्विटर या एक्स है, उसके ऊपर जो पाबंदियां हैं वो अभी भी जूं की तूं हैं। और इसके अलावा नाजरीन, सियासी एतबार से भी ज़ाहिर है कुछ मामलात बहुत ही अहमियत के हामिल हो गए हैं। जो एक रिलीफ का सिलसिला है वो हमें बार बार उसी तरह से नज़र आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब के हवाले से अदालती अहवाल पर 9 मई जिसको सबसे एक पिवटल केस कह सकते हैं, या जो सबसे अहम केस कह सकते हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, जो कि उनके बहुत उनकी ना सिर्फ उनके लिए बल्कि उनकी पार्टी के लिए भी वबाल जान बना रहा 1 साल से ज़ायद अरसे तक। उस सिलसिले में भी नाजरीन उनको अदालत की तरफ से बहुत एक अहम ये रिलीफ मिला है। और ज़ाहिर है प्रोसिक्यूशन ये क्यों साबित नहीं कर पाई कि 9 मई में डायरेक्टली मुलव्विस थे, उसकी मास्टरमाइंडिंग में, उसकी प्लानिंग में इमरान खान साहब, ये सवाल भी बहुत ज़रूरी है हुकूमत से किए जाने वाला। इसके ऊपर बात करते हैं नाजरीन, और ज़ाहिर है ये भी फिर पूछते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि अगर आपकी रविश इस तरह की नहीं है, अगर आप लोग कोई तसादुम नहीं चाहते हैं, तो बार बार चीफ मिनिस्टर KP अली अमीन गंडापुर साहब क्यों इस तरह के बयानात दे रहे हैं जो कि बहुत संगीन हैं और जो कि बाकायदा एक थ्रेट की सी नोयत रखते हैं वफाक के हवाले से। ये भी ज़रूरी सवाल है, ये भी उठाएंगे इंशाल्लाह। बहरहाल कुछ नुकात नाजरीन इन अहवाल से देखते चलिएगा, बिलखुसूस अदालती अहवाल से जो कि आज इस केस में हमने देखा। बानी PTI 9 मई और आज़ादी मार्च समेत 3 मुकदमात हुए। ये जो आज़ादी मार्च है नाजरीन, याद रहे ये 2022 में जब आउस्टर हुआ था PTI गवर्नमेंट का, ये तब का मामला है, और उसमें भी उनको ये बड़ा रिलीफ मिला है। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने 9 मई आज़ादी मार्च तोड़ फोड़ केस और दिफा 144 की खिलाफ वर्जी समेत 3 केसेस में बानी PTI को बरी कर दिया। अदालत ने शेख रशीद, फैसल जावेद को भी थाना कोसार और थाना कराची कंपनी में तोड़ फोड़ और दिफा 144 की खिलाफ वर्जी पर दर्ज मुकदमात में बरी कर दिया। आज़ादी मार्च में दिफा 144 की खिलाफ वर्जी पर यह मुकदमा दर्ज किया गया था। मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास खान ने आज़ादी मार्च के दौरान थाना कराची कंपनी में दर्ज तोड़ फोड़ के मुकदमे में भी बरी कर दिया। मजीद नाजरीन, वीडियो शवाहिद भी बानी PTI की हद तक पेश नहीं किए जा सके। पुरअमन एहतजाज पर भी FIRs दर्ज की गई। शेलिंग की वजह से दरख्तों को आग लगी, किसी वर्कर ने कोई आग नहीं लगाई। नईम हैदर पंजोता, ये PTI की तरफ का मौक़िफ़ है नाजरीन। वकील नईम हैदर पंजोता ने मौक़िफ़ अपनाया कि बानी PTI के ख़िलाफ़ एक ही नौयत के मुकदमों के जो मुकदमात हैं वो मुख्तलिफ थानों में 19 मुकदमात दर्ज हैं। इस नौयत के मुकदमात अदालतों ने इमरान खान को बरियत दे दी है। 15 मई को इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने बानी PTI को मिलते जुलते केसेस में बरी कर दिया था। नाजरीन, ये तमाम वो मामला है, और प्रोसिक्यूशन क्यों ये प्रूफ नहीं कर पा रही है? क्या डेलिब्रेट कोई जो बात कुछ लोग कर रहे हैं कि जी डेलिब्रेटली जो रिलीफ है वो देने की कोशिश है, क्या इसको इसी ज़ुमरे में देखा जाए? ये सवाल उठाएंगे। और नाजरीन, बिश्केक में या किर्गिस्तान में जो अफसोसनाक वाक़या हमने देखा, वो उसके ऊपर भी जो अभी तक के मामलात हुए, स्पेशली रिपैट्रिएशन को लेकर, कि वो जो स्टूडेंट्स वहाँ फंसे हुए थे और जो वहाँ स्ट्रैंडेड थे, उनके लिए हुकूमत ने क्या किया है। डिमार्च भी कहते हैं कि किया गया है पाकिस्तान की तरफ से किर्गिस्तान को इस पूरे मामले पर।
और इस पे इसहाक डार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर ने भी प्रेस टॉक की थी, लेकिन उस पर भी नाजरीन उन्होंने वही तमाम एतराज़ात उठाए कि पाकिस्तान में कुछ लोग और कुछ पार्टियाँ आउट ऑफ प्रोपोर्शन इस मामले को ब्लो आउट कर रहे हैं अपने सियासी मकासद के लिए। इन अहवाल पे भी देखते चलिएगा नाजरीन। बिश्केक वाक़या के बाद तलबा की वापसी का सिलसिला जारी। अल्लाह का शुक्र है कि बिश्केक वाक़े में कोई पाकिस्तानी तालिब इल्म जाँ बहक हुआ और मजमूई तौर पर 540 तलबा पाकिस्तान वापस पहुँच चुके हैं। ये अब तक की ताज़ा तरीन इत्तलात हैं। इस हवाले से वज़ीर आज़म लम्हा ब लम्हा पाकिस्तानी सफ़ीर से रब्ते में रहे। उन्होंने तलबा की परेशानी पर फौरी एक्शन लिया। तलबा के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी तालीम के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह भी करने वाली है कि कुछ तलबा बाकायदा शिकायत करते हुए भी नज़र आए थे हमें वहाँ पर जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं उनके मुतालिक। एक स्पेशल फ़्लाइट ज़ख्मी तलबा को लेकर पाकिस्तान आ रही है। तलबा के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे अताउल्लाह तारड़। और किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक में 17 मई की शाम मकामी मुश्तइल हुजूम ने पाकिस्तानियों समेत गैर मुल्की तलबा की रिहाइशगाहों और हॉस्टल्स पर हमले किए थे। ये पूरा इस मामले का पस मंज़र है। एक क्लैश हुआ था किर्गिस्तान में। इस हवाले से पुरतशद्दुद वाक़यात मिस्री और मकामी अफराद में झगड़े के बाद शुरू हुए, जैसे मैंने अर्ज़ किया, और मिस्री तलबा ने लड़ाई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की, जिसके बाद मकामी अफराद ने गैर मुल्कियों पर हमले शुरू कर दिए। किर्गिस्तान से तलबा की वतन वापसी पर बच्चों का फीडबैक अच्छा नहीं है। मोहसिन नकवी तलबा के वालदैन भी हुकूमत की काविशों से नाखुश हैं, जो कि हमें कुछ वीडियोज़ वगैरह में भी मामलात में नज़र आ रहा है कि उनके अपने एक्सपेंसेस हैं और जाहिर है उनकी अपनी स्पेंडिंग्स हैं इस हवाले से, और उनको बेहतर रिड्रेसल चाहिए अपनी ग्रीवेंसेस का। फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों का रुख करती हूँ। तमाम पार्टीज़ का इस पर मौक़िफ़ जानते हैं और आगे होने क्या जा रहा है इस सिमत में भी थोड़ी सी बात करने की इंशाल्लाह कोशिश रहेगी। स्टूडियोज़ में मेरे साथ तशरीफ़ फरमाएं जनाब सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से स्टॉलवर्ट हैं अपनी पार्टी के। वेरी वार्म वेलकम सर। बिलाल अज़हर कियानी साहब नाज़रीन मुझे ज्वाइन करते हैं, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, माशाल्लाह स्टॉलवर्ट ऑफ हिस पार्टी एज़ वेल। तमाम इन मामलात पे जो एक बड़ा पर्टिनेंट और इम्पॉर्टेंट मौक़िफ़ है हुकूमत का और अपोजिशन आर्च अपोजिशन का, वो हासिल करते हैं। नाज बलोच साहिबा भी मुझे शॉर्टली ज्वाइन करती हैं, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। हुमायूं साहब आपसे बात का आगाज़ करती हूँ। आप माशाल्लाह दोनों मईशत पे बहुत आपकी अच्छी ग्रिप है, अच्छी पकड़ है, लेकिन अदर दैन दैट ये बताइएगा कि अब ये हुकूमत को आप क्यों मजबूर कर रहे हैं कि वो एक तरह का क्रैक डाउन करें या फिर कोई अथॉरिटीज़ कायम की जाएँ, वॉच डॉग्स कायम किए जाएँ मीडिया और सोशल मीडिया के हवाले से, चाहे वो ईरानियन सदर का मामला हो उस पर भी कहते हैं PTI सियासत करती है, और किर्गिस्तान वाले मामले पे भी PTI ने सियासत से जो है वो आपकी जमात बाज ना आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्या का नाबुदो व इय्या का नस्ताइन। देखिए सिंपल सा जवाब है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि एक सियासी पार्टी है वो सियासत ना करे तो क्या आलू बेचे? सियासत ही करेगी ना। अब सियासत क्या चीज़ होती है? सियासत दो तरीके की होती है। एक जिसको हमने सियासत कह दिया मीन्स झूठ बोलो या उसका जो है ना आप वो करो। दूसरी होती है सियासत कि जहाँ जो गलत हो रहा होता है उसकी आप निशानदेही करो और उस चीज़ को बेहतर करने के लिए कहो। ये अपोजिशन पार्टीज हमेशा करती है और नॉर्मली अपोजिशन पार्टी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द गवर्नमेंट पार्टी, क्योंकि अपोजिशन आपका रुख, जैसे एक गाड़ी में एक जब आप जा रहे होते हैं जो आपका जो नेविगेटर होता है वो आपके ड्राइवर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? नेविगेटर अगर आपको गलत तरफ ले जाएगा तो आप जैसे जितनी मर्जी अच्छी गाड़ी चला लो आप सही तरफ जा नहीं सकोगे। तो नेविगेशन जो होती है ना, ये एक किस्म का ऑपोजिशन के पास होती है, वो नेविगेटर होती है, वो आपको बताती है तब गलत तरफ जा रहे हो, वहाँ सज्जे ले लो या खब्बे ले लो, वो आपको बताती रहती है। अब दूसरी बात यह है कि देखिए अभी आपने अपनी इंट्रो में सारी बातें बताई हैं कि क्या चीज़ है। देखिए असल चीज़ ये हो जाती है, जब आप कह रही थी कि इसहाक डार साहब कह रहे थे कि बाज़ पार्टियां इसका गलत बयानी करती है। देखिए वो जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद बता रहे हैं कि हमारे साथ क्या हुआ। ये बिल्कुल सही कहते हैं कि इसमें बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पे किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लोगों के सर फटे हैं, लोगों के ज़ख्म हुए हैं, वो हुए, ये सारी चीज़ें भी हुई हैं। तो क्या आप उस वक्त का इंतज़ार करते रहते कि जब तक कोई किसी खुदा न खास्ता किसी की जान को नुकसान हो जाए तो तब आप डिसीजन लेंगे? आपको तो सबसे पहले अगर ये अली अमीन गंडापुर इसको फ़ौरन वो
टेलीफोन राब्ता और वो सारी चीजें ना करते, आप तो सोए हुए थे। अच्छा, वाकई आपको लगता है कि ये इनिशिएटिव ये चीफ मिनिस्टर केपी ने लिया है? आप सोशल मीडिया में देख लेना, जो क्योंकि जब किर्गिस्तान में कोविड में लोग फंसे थे उस वक्त तो कुछ नहीं किया था आपकी वफाकी हुकूमत ने। सारे गए थे वहां से, सबको लेकर आए थे उस वक्त, जो उस जगह पे सारी चीजें हुई थी उनको बाकायदा जाके लोगों को लेकर आए थे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, और उसकी वजह से एक बहुत बड़े जो स्टूडेंट्स तबका था, जो कि मेडिकल रिलेटेड स्टूडेंट तबका था, वो जब आया था उनके एनआरई के एग्जाम्स थे, उसमें उनको स्पेशल कंसेशन देकर नहीं, मेरे हमारी कमेटी में आया था, हमने उनको स्पेशल पीएमडीसी से उनको स्पेशल वो करवाया था कि जिन जिन लोगों ने जिस साल में किया था उसको उस साल में एडजस्ट करवाया जाए। तो एक बहुत बड़ी तादाद को हमने एडजस्ट करवाया था, ऐसी कोई बात नहीं थी। पढ़ाई का नुकसान नहीं होने दिया। हाँ, कोशिश की थी कि उनको पढ़ाई का नुकसान ना हो, जो जिस लेवल पे अगर सेकंड ईयर में उसको सेकंड ईयर में एडजस्ट किया जाए। तरह नहीं छोड़ा था, नहीं छोड़ा था, ठीक है। इसमें अगर आप देख लें, अगर आप इसमें देख लें, सिंपल जाके देख लें कि पहले जो इवेंट्स जिस तरीके से अनफोल्ड हुए हैं, आपको फौरन पता चल जाता है आजकल सोशल मीडिया में कि किसने सबसे पहले वो चीज इनिशिएट की, ठीक है। और आप उस लिहाज से करके देख लें, आप अभी देख लें जितने भी ये जो वालिदैन हैं, आप उनसे पूछ लें कि हुकूमत ने किस लिहाज से रिएक्ट किया। आप वो देख ले, देखिए हुकूमत के रिएक्शन का मतलब ये भी हो जाता है, जो वहाँ का जो आपका एम्बेसडर है या जो वहाँ पे जो पाकिस्तान को की नुमाइंदगी कर रहा है, आप उनके रवैये के लिहाज से देख ले। मैं तो नहीं कह रहा ना, वहाँ पे किसी पीटीआई वाले ने तो नहीं किया ना, डॉक्टर हुमायूं ने किया हुआ, लेकिन देखिए ये ओवरऑल आप कह रहे हैं, आप सिर्फ निशानदेही कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को। ओवरऑल अच्छा, लेकिन न्यूज़ वगैरह कोई नहीं फैलाई जा रही। इसमें ये जनरली ये जो ब्यूरोक्रेटिक एक एटीट्यूड है, ये जनरली हर एक का होता है। ये चीजें बजाय इसके जैसे बाकी मुल्कों में होते हैं, अगर उनका कोई शहरी बाहर होता है, वो लोग फौरन जाके उसको नहीं करते। क्यों दिया ऐसा स्टेटमेंट इसहाक डार साहब ने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने, कि पीटीआई इसके ऊपर एक पार्टी बहुत अनड्यू किस्म की सियासत कर रही है? वो कह रहे हैं हम तो निशानदेही कर रहे हैं, और वालिदैन भी यही कह रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब से भी जो है शिकायत की हैं तलबा ने, कि जो एम्बेसडर थे वो बहुत नॉन अकोमोडेटिंग थे हमारे लिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना साहिबा बहुत शुक्रिया जी अपनी शो में दावत देने का। देखिए, जैसे कि आपने खुद कहा, हुकूमत ने प्राइम मिनिस्टर ने खुद पर्सनल इंटरेस्ट लेके कल से इस मामले को एट वॉर फुटिंग उसको एड्रेस करें। ख़ुद वो एम्बेसडर के साथ इन टच भी हैं, स्पेशल फ़्लाइट्स का भी इंतज़ाम हुआ है, वहाँ पे हेल्पलाइंस भी बनाई गई हैं, एक आउटरीच बाकायदा स्टूडेंट्स के साथ एक आउटरीच का तरीक़ाकार तय किया गया है ताकि निशानदेही हो, आइडेंटिफाई हो, कम्युनिकेशन में आए एक पाकिस्तानी जो वहाँ पे कोई मुश्किलों का सामना कर रहा है। तो एक वॉर फुटिंग के ऊपर एक काम चल रहा है। मैंने देखा था कल अता तारड़ साहब ने कोई बात की थी कि शायद कोई प्रोपेगेंडा या कोई इस मामले को भड़काने की कोशिश की थी। तो देखिए बात यह है कि मैं वो एक ओवर आर्चिंग कमेंट करना चाहूँगा कि यकीनन अगर कोई भी ऐसा कर रहा है तो इस तरह के मौक़ों के ऊपर इसको चीप कोई पोलिटिकल स्टंट्स के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो हुमायूं साहब अगर बात कर रहे हैं तो अगर ऐसा है तो बेहतर है। मतलब कि मैं इतना ही कहूँगा कि ऑनेस्टली अगर हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा कोई समझती है वो हेल्प कर सकती है, और PTI का एक पार्लियामान में एक वजूद है, तो वो अगर एज पार्लियामेंटेरियंस कोई रोल अदा करते हैं खुशाइन बात है। तो देखिए हम सबको मिल के मकसद यही है कि एक जो अगर हुकूमत कोई एफर्ट कर रही है तो उसको सराहना चाहिए या उसको सपोर्ट करना चाहिए या उसका खैर मकदम करना चाहिए। बिलाल साहब, इसमें बात ये आ जाती है जी कि अगर आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को बतौर हुकूमत वेलकम कर रहे हैं तो अभी तो आपने डिजिटल मीडिया अथॉरिटी बना दी है, और अभी आजम नज़ीर तारड़ साहब ने, देखिए इसमें अच्छा मौलाना साहब गुजारिश ये है, तो आप क्या ड्यू डिसेंट को या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को पहले ही कहते हैं कि एक्स बैंड है और बहुत नहीं देखिए, तो EU के अंदर मुल्क के दीगर डेवलपिंग और डेवलप ममालिक के अंदर सोशल मीडिया के कंटेंट को रेगुलेट करने के लॉज आ चुके हैं। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि ज़ुबानें बंद करें, इसका मतलब उल्टा ये है कि जो एक मादर पिदर आज़ाद आपके ऊपर यहाँ पे हरासमेंट भी होती है ऑनलाइन, बच्चों की वीडियोस लगती हैं, इलीगल सेल्स होती हैं, हर किस्म का मंथी प्रोपेगेंडा होता है, मिस इन्फॉर्मेशन होती है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ममालिक के लिए। उसको रेगुलेट करने के लिए अब फॉर एग्जांपल मुझे आई एम नॉट एन एक्सपर्ट बट यूरोपियन यूनियन एक लॉ लेके आई है जिसके अंदर आपकी सारे बड़े टेक प्लेयर्स, जिसमें फेसबुक बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें फेसबुक भी शामिल है, ट्विटर है, सारे बड़े जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो उसमें शामिल हैं, इन विच
दे आर बाउंड टू रेगुलेट देयर कंटेंट देमसेल्व्स और दे हैव टू प्रूव कि वो जो 3-4 चीज़ों की निशानदेही की है उसके अंदर मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए नहीं, इट्स द सेम प्लेटफॉर्म। देखिए आप यहाँ तो अपने एक तरह से बैंड है, आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ वो भी पोस्ट करते हैं। देखिए वो तो एक अलग बात है, मैं भी नहीं आइडियली चाहता कि इस तरह प्लेटफॉर्म्स की बंदिश हो, मगर मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि यूरोपियन यूनियन के जो लॉज जिस हद तक मैंने उसको थोड़ा देखा है उसके कॉन्सिक्वेंसेज में इन द इवेंट के एक रिव्यू जब एक प्लेटफॉर्म का होता है और अगर वो लॉज के मुताबिक वो उसको नहीं पास करते या दे आर इन वायलेशन और दे हैव नॉट बीन एबल टू करेक्ट इट और दे आर नॉट अबाइडिंग बाय दैट लॉ, तो वन दे कैन बी फाइंड अ परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यूज और द प्लेटफॉर्म कैन इवन बी क्लोज्ड। कहने का मकसद ये नहीं है कि हरगिज भी कोई भी नहीं चाहता कि उस तरफ जाए नहीं, मगर नहीं, मैं कह रहा हूँ ये तो मामला भी अलग है। मैं कह रहा हूँ गोइंग फॉरवर्ड जिन लॉज की आप बात करें, ओवरआर्चिंग पॉइंट ये है, आई थिंक वी डू नीड लॉज, I think we do need laws. मादर-पितर आजादी नहीं होनी चाहिए। मेरी मुझे allow me very quickly जी। देखिए we do need laws जिसके अंदर सब स्टेक होल्डर्स की इनपुट शामिल होनी चाहिए, जिसमें ग्लोबल लॉज का जायजा लेना चाहिए, जिसके अंदर उन प्लेटफॉर्म्स की भी इनपुट आनी चाहिए, मगर we do need laws जिससे बेहतर तरीके से आगे जो डिस्कोर्स है इन प्लेटफॉर्म्स पे हो, मिस इन्फॉर्मेशन भी ना फैले, प्रोपेगेंडा भी ना हो, डिस इन्फॉर्मेशन भी ना फैले और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी बरकरार रहे, मगर ये बैलेंस हमें बनाना होगा और मिल के ऐसे कानून बनाने होंगे जिस तरह दुनिया में और जगहों पर बन रहे हैं ताकि ये इंश्योर किया जाए। ये सही बात है, एक बैलेंस स्ट्राइक करना है ना साहिबा। जाहिर है इस पे पीटीआई का भी एक अपना उनका अलग ही इनपुट है, लेकिन आपका क्या ख्याल है बतौर, आप तो जाहिर है एक इत्तेहाद है आपका गवर्नमेंट के साथ, यू हैव वोटेड फॉर द प्राइम मिनिस्टर एंड दे हैव वोटेड फॉर योर प्रेसिडेंट, तो आपको भी लगता है कि ये एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है और कुछ अनासर हैं जो सोशल मीडिया को मादर पिदर आज़ादी के लिए इस्तेमाल करते हैं? फिर अली अमीन गंडापुर साहब, उनके हवाले से भी, वो चूँकि जो पीपल्स पार्टी के गवर्नर हैं फैसल कुंडी केपी में, उनके हवाले से आपको पता है उनके बहुत संगीन बयानात आए हैं, उन्होंने इनका पता नहीं दाखिला बंद कर दिया है केपी हाउस में और इस तरह की भी चीज़ें हुई हैं। मैं आपको सुनाना भी चाहती हूँ कि उन्होंने बाकायदा जो बात की है कि अगर उनके ग्रीवेंसेस एड्रेस ना किए गए तो कहते हैं अली अमीन गंडापुर साहब, वैसे हुमायूं साहब आप भी प्लीज़ ये सुनिएगा, मैं ये सवाल आपकी तरफ भी लाऊंगी कि क्या ये धमकी के एवज नहीं आता मामला? सुनिएगा प्लीज़। यहाँ से फेडरल गवर्नमेंट को पैगाम दे रहा हूँ, कल पेस्को चीफ से जो मेरी बात हुई 22 घंटे की शेड्यूल से 18 घंटे होगी, मुझे अभी रिपोर्ट आ रही है सही तरीके से नहीं हो रही। और मैंने कल भी उस मीटिंग में कहा था, आईजी साहब भी मौजूद थे, सीसेटी साहब भी मौजूद थे, कि झूठ और धोखा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। 15 दिन का टाइम है, इस टाइम मेरे साथ बैठो, मसले को हल करो। और अगर आपको ये लग रहा है कि जो मैंने ये बात की है कि बटन फिर मैं ऑन ऑफ करूंगा, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि बटन मेरे हाथ में और ये बटन मैं ही ऑन ऑफ करूंगा। बकौल इनके 120 अरब की मेरी आवाम जो है वो बिजली का बिल अदा नहीं कर पाती। चोर का लफ्ज़ मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। चोर कौन है पूरा पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया जानती है। बाकी आपका जोर भी हमने देख लिया है। कश्मीर में एक दिन में आपकी हवा निकल गई है कि हम पश्तूनों की इसलिए इज्जत करते हैं कि पश्तूनों ने हमारे साथ कश्मीर की आज़ादी की जंग लड़ी है। जी ना साहिबा, अल्टीमेटम दे दिया, कश्मीर में आप लोगों की हवा निकल गई, तो अगर इस तरह की चीज़ कोई केपी की तरफ से शुरू कर दी और वो भी चीफ मिनिस्टर अगर उसकी सरबराही कर रहे हों, तो ये बहुत बड़ी वबाले जान बन जाएगी पूरे ज़ाहिर स्टेट के लिए। Bismillahirrahmanirrahim. Mona, first of all, I really feel very sorry for our people from KPK who have to bear with all this. मेरा ख्याल है तीसरा काम है केपीके में। दूध और शहद की नहरें तो आपने भी देखी होंगी केपी में जिस तरह बह रही हैं, जो हालात हैं लेडी रीडिंग के और ओवरऑल वहाँ पे जो मामलात रहे हैं, चाहे वो उनकी ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से करप्शन के मेगा स्कैम। सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दैट डिबेट, बट ये लैंग्वेज आप देखें, ये रवैया आप देखें, ये धौंस देखें, ये जो तड़ियाँ हैं ये आप देख लें। मतलब आपको सिंध में भी एक चीफ मिनिस्टर हैं मुराद अली शाह साहब, आप उनका मवाजना अगर करें, कितनी शाइस्तगी से, कितनी डिसेंसी के साथ वो अपने सूबे की नुमाइंदगी करते हैं। कभी आपने उनके ज़ुबान से ऐसी तड़ी, धौंस और इस किस्म का रवैया कभी सुना ही नहीं होगा। तो हम अपने जो है कोशिश होती है कि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अपने रवैये को ऐसा बनाएं जिससे अवाम में एक पॉजिटिव मैसेज जाए। ये जो आपने बयानात सुनाए, इनको देख के अवाम में कोई पॉजिटिव मैसेज नहीं जाता, इससे वायलेंस, इंतशार, इंसाइटमेंट, प्रोवोकेशन, ये चीज़ें जो है वो माशरे के अंदर बढ़ती चली जाती हैं। जो पोलराइजेशन है, जो कि पीटीआई की बहुत बड़ा एक तोहफा है ये देकर गए पोलराइजेशन सोसाइटी के अंदर, उसी पोलराइजेशन की कड़ी है इस स्टेटमेंट्स के अंदर जो आप देख रहे हैं। दिस इज अनफॉर्चुनेट एंड वेरी सैड एंड वी विश एंड होप कि ये रवैया जो है इसके अंदर ये खुद ही अपने रवैये में बेहतरी लेकर आए, क्योंकि हम तो हर बात कुछ अच्छा भी बोलते हैं तो इनको बुरा लगता है। अच्छा, यही बात इनका मसला भी ये है कि ये समझते हैं इनको सब कुछ माफ है, बिकॉज दे आर पीटीआई ना।
इनको हर चीज माफ है, ये गालियां भी इनको माफ है, ये सोशल मीडिया को मिसयूज भी करें इनको माफ है, ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएं माफ है, मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाएं इनको माफ है, इनको खुली छूट है। ऑन ऑफ के बटन की बात कर रहे हैं, ऑन पहले कराची में एक होते थे ऑन ऑफ के बटन की बात किया करते थे, कराची में खौफ फैला के रखा हुआ था, हमने वो सियासत भी देखी है कराची के अंदर। ये अच्छी बातें नहीं होती, अच्छे रवैये नहीं होते। और ये खुली छूट नाज साहिबा किसने दी है इस जमात को आपके असेसमेंट में? अब अच्छा, मैं गुजारिश करती हूँ क्योंकि आपके प्रोग्राम में काफी सारी चीजें डिस्कशन इस वक्त हुई है जिसमें आई वांट टू गिव माय इनपुट ऑन द थ्री थिंग्स। एक तो आपने ये बात की, इस पे तो जितनी बात की जाए कम है। हमने पार्लियामेंट में ये देखे, मतलब खुद आप 2-2 घंटे दूसरों को गालियां दे, लेकिन दूसरे अगर बात करना चाहें तो फिर आप आके चोर 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 बोलना शुरू कर दे। फिर जाएगा जब आप किसी को चोर बोलेंगे, कोई आपको घड़ी चोर बोलेगा, फिर बात खराब होगी, माहौल खराब होगा, पार्लियामेंट का डिकोरम खराब होगा। बहरहाल अब दूसरी बात जो है आप ये देखें कि यहाँ पे इससे हम हट के जो स्टूडेंट्स की बात भी कर रहे थे किर्गिस्तान के, ये जब मामला उठा और सोशल मीडिया के ऊपर जब और व्हाट्सएप के ऊपर मुझे कई सारे लोगों की तरफ से जब मैसेजेस आने लगे तो मैंने बराह रास्त बजाय उस इंफॉर्मेशन को आगे स्प्रेड करने के मैंने बराह रास्त फॉरेन ऑफिस से रब्ता किया। द फर्स्ट थिंग आई डिड, और मैंने फॉरेन ऑफिस से रब्ता करके फॉरेन ऑफिस की जो स्पोक्स पर्सन है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल स्पोक्स पर्सन है मुमताज बलोच साहिबा, उनको मैंने कांटेक्ट किया और मैंने उनसे पूछा फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कि इस पे क्या इंफॉर्मेशन है, और अपना कंसर्न बताया कि वहां के स्टूडेंट्स के मुतालिक हमें ये पता चल रहा है एंड वी आर वेरी कंसर्न्ड एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, आई एम कंसर्न्ड। तो उन्होंने फौरी तौर पे मुझे शेयर किया इमरजेंसी नंबर्स जो है, जो पाकिस्तान में हमारा ऑफिस मिशन बहुत छोटा मिशन है वहां पे, उस मिशन ने तौर पे जो है वहां पे इमरजेंसी नंबर्स पब्लिश किए जो पेरेंट्स के लिए भी व्हाट्सएप नंबर्स वगैरह उन्होंने शाया किया, और उन्होंने मुझे कहा कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो सोशल मीडिया पे दी जा रही है वो मिस इन्फॉर्मेशन है, और उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि जितने भी हमारे बच्चे स्टूडेंट्स जो वहां पे जख्मी हुए हैं वो सब जेर इलाज, उनको फर्स्ट एड भी प्रोवाइड की गई। एक बच्चा था उसको सीरियस इंजरीज आई थी जहां पे एम्बेसडर आपने बड़ी अहम बात की है, मैं आई विल टेक इट अहेड, मुझे ब्रेक का भी चूंकि कहा जा रहा है, इस मामले को आगे ले जाती हूँ, हुमायूं साहब से पूछती हूँ। आपने तो बहुत सारे पॉइंट्स उठाए हैं, तमाम के जवाब आई थिंक देने वाले हैं आफ्टर ब्रेक नाज़रीन। वेलकम बैक नाजरीन। मैंने हुमायूं साहब की तरफ ये तमाम मामलात लेके जाने थे, लेकिन नाज साहिबा ने मुझे ड्यूरिंग ब्रेक कहा है कि डिजिटल मीडिया अथॉरिटी पे वो भी बात करना चाह रही है। नाज साहिबा प्लीज़ इफ़ यू कैन मेक अ शॉर्ट कमेंट ऑन दिस, और ये भी बताइएगा कि क्या वजह है कि जो हुकूमत होती है उसको आज़ादी अच्छी नहीं लगती डिजिटल मीडिया की, लेकिन जो अपोजिशन होती है उनको अच्छी लगती है। तो जब अपोजिशन में भी थे पीटीआई के दौरे हुकूमत में, तब भी सोशल मीडिया का मिसयूज जो है वो हमने देखा था, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़, वो उसके बहुत ज़्यादा हमने है उसको बर्दाश्त किया था। और मैं चूँकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्टैंडिंग कमेटी में 5 साल रही हूँ और काफ़ी उसमें खातिर ख्वाह काम भी किया। देखिए मसला यह है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो सोशल मीडिया सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ये बाज़ औक़ात ऐसे जिन ममालिक में होते हैं उधर जो बहुत सारी चीज़ें जो कि वायलेशन कंसिडर नहीं की जाती, लेकिन हमारे तहजीब हमारे कल्चर के हिसाब से यहाँ पे वो चीज़ें जो है वो वायलेशन भी होती हैं, गैर अखलाकी होती हैं। वो बातें जो किसी के न सिर्फ डेफमेशन बल्कि उसके अलावा जिस किस्म की बिलो द बेल्ट लैंग्वेज, गालम गलोच देना, तो ये सारी चीज़ें जो है ये रवैये सोशल मीडिया पे हमने बहुत सारे इनको हाईलाइट भी किया कमिटीज़ के अंदर। लेकिन उसमें बात यह है कि सोशल मीडिया के हवाले से जब बात होती है तो सबसे अहम बात है साइबर क्राइम को कंट्रोल करना। तो साइबर क्राइम के हवाले से बहुत ज्यादा जो है हमारे पास काम करने की जरूरत हमेशा रही है, और उसमें ये कि न सिर्फ मर्द बल्कि मैंने खुद बहुत ज्यादा एम्फोसाइज इस बात पे किया कि साइबर क्राइम को कंट्रोल खवातीन ज्यादा टारगेट होती हैं, हरास होती हैं, उनको टारगेट बहुत सॉफ्ट टारगेट के तौर पे खवातीन ट्रैक किया जाता है। तो साइबर क्राइम में खवातीन को इंडक्ट करके वेरी फेयर। नाज साहिबा आप कह रही हैं पार्लियामेंट को काम करने की जरूरत है, इस पे पार्लियामेंट को बेहतर कानून बनाने की जरूरत है, कवानीन की कमी है या इम्प्लीमेंटेशन की कमी है? ओवरऑल जो है इसमें कवानीन, देखिए कवानीन हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, एग्जिस्ट 3 साल की कैद है सोशल मीडिया कोड ऑफ कंडक्ट, किसी के नाम पे झूठा फेसबुक अकाउंट क्रिएट करने पे 3 साल की कैद है, किसी के नाम पे झूठे अकाउंट्स क्रिएट करने में कैद भी है और 25-25 लाख जुर्माना भी है। तो ये सजाएं बिल्कुल मौजूद
इम्प्लीमेंटेशन नहीं है ना, अमल दरामद से आपको शिकायत है, ठीक है। अगर जाते हैं तो केसेस इतने होते हैं कि वो अमल दरामद करना भी बहुत जरूरी है। इसमें मैं समझती हूँ कि कवानीन के साथ साथ उनको इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम करना, बोथ साइमल्टेनियसली गो टुगेदर। आप तो चूंकि खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ है आपका, उन्होंने बाकायदा ताज़ियत पेश की है कि आपको इस तरह के जो अवाम हैं KP के, उनको ऐसी ज़बान बर्दाश्त करनी पड़ती है जैसे कि अली अमीन गंडापुर साहब की है, और वो कहती हैं कुछ सीखें आपके वज़ीर आला मुराद अली शाह कितनी डिसेंसी से अपना सूबा चला रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं, वो बहुत डिसेंसी से सूबा चला रहे हैं, और उसके बावजूद जो है ना, आप देख रहे हैं वहाँ पे लोग जो हैं उनको खाने को नहीं मिल रहा, वहाँ पे बच्चे मर रहे हैं, वो आप देख रहे हैं कि किन किन जगहों पे क्या क्या हालात हैं, उनका ओवरऑल कंडीशन क्या है। 2-3 अस्पताल के नाम ले लेंगे, बाकी वो नहीं बताएंगे कि एक्चुअली बेस पे क्या है। और दूसरा, वो चोरों की बात कर रहे थे, वो तो गल तो वध गई है, हम तो डाकू बात कर रहे हैं। आप सिंध के डाकुओं की बात कर रहे हैं, सिंध में डाकू खुलेआम फिर रहे हैं और उनको कोई रोकने वाला कुछ नहीं है। मैं बाय द वे गलत मत समझना, मैं वो कच्चे के डाकुओं की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप देखिए वहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, ये सारी चीज़ों को करना होगा। आप बेशक 10 गालियाँ दे दें, लेकिन अपना काम सही करें। अगर खामोशी से अच्छे तरीके से बात करे और अपना काम ना ठीक करे तो मेरे किसी काम के नहीं है, ठीक है। नहीं, लेकिन धमकी देना और कश्मीर से मिलाना, देखिए मेरी बात सुने, आपकी हवा निकल गई। कश्मीर के जो रेफरेंस उन्होंने दिया ना, वो ये दिया हुआ है कि देखिए कश्मीर में एक चीज़ जो सामने नज़र आई है वो ये है कि जब सारी अवाम मिल के बाहर निकली है और उन्होंने वहाँ पे एक एहतजाज किया है, हालांकि उस एहतजाज में काफ़ी ज़्यादा आप ये समझ लें कि ज़ख्मी भी हुए लोग, और बाज़ एक को बेचारों जो है ना वो इंतकाल भी कर गए। उस लिहाज से वो बहुत गलत था, लेकिन उसने जिस तरीके से बताया कि आप अपने लिए जब खड़े और परवाह ना करें, बाज़ दफ़ा गवर्नमेंट घुटने टेक देती है। ये मैं उसको ये नहीं कहना चाहता कि आप जी अगर हम निकल आए तो आप क्या होगा। मेरी बात सुने, मैं आपको क्या कह रहे हैं, वो एक सूबा खुदा ना खास्ता चढ़ाई कर देगा। सिंपल सी बात ये है, मैं अगर फर्ज करें मैं समझूं कि मैं चीफ मिनिस्टर हूँ पाकिस्तान, ये खैबर पख्तूनख्वा का, हाँ। ठीक है, और मेरी जिम्मेदारी है वो सारे लोग जिनके लिए मैंने प्रोवाइड करना है, ठीक है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलन अन रैयतिही, और तुम में से हर एक निगहबान है और उससे उसकी रैयत के बारे में सवाल होगा। तो मैं कहूँगा कि यार मैंने अपने अवाम को 18वीं तरमीम के बाद सूबा खुद मुख्तार है, वो अपनी चीज़ें भी, वो जो पैसा होता है वो भी जनरेट कर सकता है और अपने अवाम पे खर्च भी कर सकता है। अब जो वफाक है वो मुझे पैसे नहीं दे रही, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे पैसे दो, मैं कहता हूँ यार मैंने तुम्हें 10 रुपए देने, तुमने मुझे 100 रुपए देने, मैं तुम्हें 10 रुपए नहीं देता, 100 रुपए में एडजस्ट कर लो। कोई गलत बात तो नहीं कह रहा हूँ ना, इस चीज़ को लेकर आप कर लो, ठीक है। लेकिन देखिए अभी एक और बात हुई थी कि अभी आपने पहले भी पूछा था, बिलाल से भी पूछा था, नाज साहिबा से भी पूछा था, मीडिया के हवाले से, सोशल मीडिया के हवाले से, और आपने कहा था कि आप लोग क्या करोगे, तो मुझे वो एक शेर याद आ गया। क्या वो क्या है ना, आजकल शायरों पे वो कह रहा है वो बड़ा मुश्किल वक्त है, लेकिन वो क्या सिंपल सा शेर है, वो कहते हैं नाहक इन मजबूरों पे ये तोहमत है मुख्तारी की, चाहते हैं सो आप करे हैं इनको अबस बदनाम किया, ठीक है ना। हाँ, तो उस लिहाज से आप लोग क्यों इतने ये सब आपको तब क्यों नहीं याद आता था जब वो गवर्नमेंट में थे? मैं इसके तब कहते हैं वो मैं इसके हक में एहतजाज करते थे कि आप सोशल मीडिया का गला घोंट रहे हैं। देखिए मैं इसके हक में हूं कि मीडिया को रेगुलेट होना चाहिए, मीडिया को रेगुलेट होना चाहिए, लेकिन रेगुलेशन का ये मतलब नहीं है कि आप एक्स चैनल को बंद कर दे। मीडिया को रेगुलेट करने का ये मतलब नहीं है कि आप बास चीजें, मैं यहाँ से कहूँ इमरान खान तो आप मेरा कड़क वहाँ पे कर ले, या कोई बात करूं तो आप उसको कर ले। आपने बास चीज़ों को रेगुलेट करना है, तरीके से करना है। हर चीज़ का एक सही तरीका है, गलत तरीका है। अगर आप गलत काम का गलत तरीका या सही काम का गलत तरीका निकालोगे तो उसका जो रिजल्ट है वो भी गलत ही निकलेगा। यानी तरीकेकार पे आपको एतराज है, आपको जिस तरीके से हो रहा है। और दूसरा सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया ये है कि ये सारे हम लोग बैठे हुए हैं, कहीं कहीं बैठे हुए और हम आपस में बातें कर रहे हैं, सारे पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज है और हम वहां बैठ के हम बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को सुना रहे हैं, ठीक है। आप इसको रेगुलेट करना बड़ा मुश्किल है, इसको रेगुलेट करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। अभी बिलाल ने कहा था कि इसको दुनिया अपनी जगह पे वो रेगुलेट कर रही है, लेकिन उस रेगुलेशन में मेनली जिस चीज को वो रेगुलेट कर रहे हैं वो हैरासमेंट है, रेगुलेट कर रहे हैं वो क्राइम है, रेगुलेट कर रहे हैं इन चीजों को। लेकिन ये कह देना कि मैं मियां नवाज शरीफ साहब को बुरा कहूं या इमरान खान को बुरा कहूं या XYZ को बुरा कहूं तो आप मुझे रेगुलेट करो, ये रेगुलेशन नहीं है।
मतलब सियासत रेगुलेट ना करें, नहीं, हाँ, ये चीज नहीं सियासी है। सोच को रेगुलेट ना करें। मैं किसी खातून को तंग कर रहा हूं, उनको हरास कर रहा हूं, हाँ, यस मुझे नवाज साहिबा ने जैसे कहा कि खवातीन के ऊपर बहुत उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है ये डोमेन, बट बिलाल साहब अभी सुनिएगा नवाज शरीफ साहब की बात, और आपने सुनी होगी वो बहुत एक मशहूर जुमला है ये नवाज शरीफ साहब का गुज़िश्ता रोज़ जो उन्होंने अपनी तकरीर में सुप्रीमो ऑफ द PMLN। नाजरीन, दिस इज़ नवाज शरीफ साहब। से ये सवाल पूछूं कि आप वोट देते वक्त क्या ये सोचते हैं कि नवाज शरीफ की कारकर्दगी क्या थी और मुखालिफिन की कारकर्दगी क्या थी? सोचते हैं कि नवाज शरीफ के दौर में कीमतें क्या थी और आज के दौर में कीमतें क्या है? और कौम को ये जवाब जरूर देना चाहिए। और फिर एक वज़ीर आज़म को झूठे केस में बेटे से तनख्वाह न लेने के जुर्म में फारिग कर दिया जाता और कौम खामोश बैठी रहे, ये भी कोई बात नहीं है। कौम से गिला किया था बिलाल साहब, जाहिर है ये आप सब ने सुनी ये वाली बात, और PTI उसको ऐसे रीड कर रहे हैं, वो कहते हैं हमारे तो इमरान खान साहब को थोड़ी सी भी आँच आए तो कौम का समंदर निकल आता है। नवाज शरीफ साहब जो कि थ्राइस प्राइम मिनिस्टर, माशाल्लाह फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनके लिए वो कह रहे हैं अवाम नहीं निकली, तो क्या अवाम उनमें पजीराई खत्म हो गई है? देखिए, नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के 3 दफ़ा मुंतखब वज़ीर आज़म रहे हैं और उनकी अनप्रेसिडेंटेड अनपैरेलल्ड खिदमात और डिलीवरी है इस मुल्क के लिए। ये पिछली 3 दहाइयों में अगर इस मुल्क में आप तरक्की की कोई भी निशानी उठा लें तो उसके ऊपर नवाज शरीफ का नाम है। तो देखिए, वो 2017-18 में जो हुआ वो सबके सामने है, जिस तरह उनको हटाया गया, इमरान खान साहब को लाया गया, वो सबके सामने। उसके हवाले से वो हकीकतें नवाज शरीफ साहब बयान कर रहे थे, और ये तल्ख हकीकतें ज़रूर हैं, मगर ये हकीकतें हैं कि अवाम नहीं निकली। नहीं, देखिए कि ये ज़्यादतियाँ हुई और इसके नतीजे में मुल्क का नुकसान हुआ, और ये हकीकतें बिल्कुल हैं। मगर देखिए, मैं ये बात ज़रूर साथ कहना चाहूँगा कि आपने अली अमीन गंडापुर साहब की बात की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, ये अली अमीन गंडापुर साहब के रवैये में भी ना एक यू टर्न आया पिछले 1 महीने में। अच्छा, मेरा ख्याल है वो बेहतर थे जब हुकूमत में आए थे, तो प्राइम मिनिस्टर के पास आए थे। मैं एक मीटिंग में खुद था वहाँ पे, जहाँ पे ये एपेक्स कमेटी की मीटिंग थी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर थे, 4 सूबों के चीफ मिनिस्टर्स थे, आर्म्ड फोर्सेस की लीडरशिप भी थी, सब थे, और स्मगलिंग के ऊपर बड़ी संजीदा मीटिंग हुई। अली अमीन गंडापुर साहब ने और CMs ने अपने मौक़िफ़ पेश किए, प्राइम मिनिस्टर ने दिए, सबने। KP में तो बहुत संगीन मसला है स्मगलिंग वाला। कहने का मकसद ये एक मिसाल है कि एक अहम कौमी इशू के ऊपर संजीदा गुफ्तगू हुई, जिसके अंदर सब ने अपना एक मौक़िफ़ पेश किया, सबकी ड्यू रिस्पेक्ट भी मिली और बातचीत हुई, और यही तरीक़ेकार है जो होना चाहिए। मगर पिछले हफ्ते 2 हफ्ते से जो उनका रवैया हुआ है, मुझे ये लगता है कि इनके ऊपर पार्टी के अंदर से प्रेशर आया है। मुझे ये लगता है कि इज प्लेइंग टू द गैलरी, और इनको ये लग रहा है कि उनको ये भड़के पुराना रवैया इख्तियार करेंगे। साहब कह रहे थे कि वो वैसे तो बड़े अच्छे बच्चे हैं, ये वैसे ही कर रहे हैं। जी, मेरा ख्याल है जी, ही इज प्लेइंग टू द गैलरी। मगर इवन देन देखिए, मेरा ख्याल है कि जो ये रवैया इख्तियार कर रहे हैं, चाहे वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई का मामला हो, चाहे वो KP हाउस से गवर्नर को निकालने का मामला हो, चाहे ये पेस्को कि मैं जाके टेक ओवर कर लूँगा, ये बिल्कुल जेब नहीं देता ये रवैया किसी भी चीफ मिनिस्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव को। मेरा ख्याल है कि अगर ये इस पर नज़रसानी करके अपना रवैया बेहतर करेंगे तो उनका कद कम नहीं होगा, बढ़ेगा ही, और जिस खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की खिदमत करना चाह रहे हैं तो उसमें वो बेहतर किरदार तभी अदा कर सकेंगे अगर वो उसी रवैये की तरफ जाएँ जो पहले मुझे कम अज़ कम नज़र आया था। अदरवाइज़ इस तरीके से सिर्फ आग ही भड़केगी, सिर्फ इंसाइटमेंट ऑफ हेट्रेड ही होगी, कोई आवाम के मसाइल हल नहीं होंगे। तो आई होप कि ही रिव्यूज़। अच्छा, शॉर्ट एंड स्वीट ये वाली बात थी। इस सवाल इस पे ये आता है कि क्या आवाम से क्यों गिला, क्योंकि इसका जवाब आई थिंक आप बहुत एक इम्पॉर्टेंट एक फाल रुकन है अपनी पार्टी के, स्पेशली इन प्रेजेंट टाइम्स। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अब मैं तो उनसे इसका गिला सिर्फ ये है, हाँ, आवाम गिला इसलिए कर रही है, आवाम कह रही है कि हमने आपको 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनाया है, आपके ऊपर चाहे जाली केसेस बने थे, जो भी बने थे, आप मुल्क से भागे क्यों थे? जब आप मुल्क से भाग गए थे तो हम ताल्लुक रखने वाले फवाद चौधरी साहब, नहीं, बिकॉज़ दिस इज फैक्चुअली रॉन्ग ना, तो अलाउ मी टू करेक्ट। जी 2018 के अंदर जब नवाज शरीफ साहब को एक टाइमलाइन के तहत इलेक्शन से पहले कैद की सजा सुनाई गई, तो इन सब प्रोजेक्ट के डिज़ाइनर्स का यही ख्याल था कि नवाज शरीफ तो अपनी बेटी का हाथ थाम के जेल के पे वापस लंदन से नहीं आएंगे। नवाज शरीफ साहब अपनी बीवी को बिस्तरे मर्ग पे छोड़ के, जिनको वो आइंदा नहीं मिल सके, अपनी बेटी का हाथ थाम के पाकिस्तान भी वापस आए और जेल भी गए। तो देखिए, ये बिल्कुल ये
और अनप्रेसिडेंटेड है, ना किसी सियासतदान ने ना किसी आमिर ने इस मुल्क की तारीख में किया है, तो ये बिल्कुल बात गलत है कि वो बाहर भागे। नवाज शरीफ साहब चल के आए और नाकाबिले तलाफी नुकसान हैं। ये 2019 में जो एंड ऑफ 2019 जो गए इलाज के गज से, उसको कह रहे हैं ना। नहीं, मैं तो 17-18 अच्छा, 90 में चले गए, 17-18 की आपने बात की ना कि नवाज शरीफ साहब ने भी उसी के बारे में बात की, 17-18 के बारे में बात की। फिर उसके बाद तो देखिए उस वक्त तो नवाज शरीफ साहब इन सब की एक्सपेक्टेशंस जो डिजाइन करे थे सारे मंसूबे को, उनका ख्याल था नवाज शरीफ साहब कहाँ वापस आएंगे। नवाज शरीफ साहब ना सिर्फ चल के आए, बेटी के साथ चल के आए, बीवी को बिस्तरे मर्ग पे छोड़ के आए। और जब वो नवाज शरीफ 2022 में या अभी 2023 में जब वो वापस आए हैं पाकिस्तान, तो जिस घर में वो गए हैं, ना उनकी बीवी वहाँ पे थी ना उनकी माँ वहाँ पे थी, जो दोनों हस्तियाँ वहाँ पे मौजूद थी जब वो मुल्क से पहले बाहर गए थे। डिजाइनर्स में आपका भी नाम बड़ा आ रहा था वैसे, हुमायूं साहब के, ये जो कहते हैं कंस्पिरेसी के डिजाइनर्स हैं जिनका बिलाल साहब तस्करा कर रहे हैं। बट बिलाल साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आफ्टर अ ब्रेक मुझे शाब आ जा रहा है कि अवाम फिर क्यों नहीं निकली? ये तो अवाम को और ज्यादा बढ़ चढ़ कर नहीं निकलना चाहिए था। आफ्टर अ ब्रेक नाज़रीन, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। जी बिलाल साहब, इसका जवाब आप फरमाइएगा ताकि मैं फिर नाज साहिबा की तरफ बढ़ूँ ये सारे मामलात लेके, कि अवाम आपके व्यू में क्यों नहीं निकली? आपने बहुत सारी अचीवमेंट्स गिनवाई हैं, उससे कोई इनकार भी नहीं है, और वो अगर अवाम वाकई वो इतनी तकलीफ में अपनी वाइफ को छोड़कर आए, वहाँ पर बेटी का हाथ थाम कर आए, जेल भी काटी, तो फिर तो अवाम को बहुत भारी मकदार में निकलना चाहिए था उससे पहले। देखिए, बात यह है कि नवाज शरीफ साहब ने जितना डिलीवर किया है, जिस तरह के उन हालात से वो गुजरे, तो उन्होंने एक फीलिंग डिस्क्राइब की है। वो इस मुल्क के सबसे ज़्यादा डिलीवर करने वाले वज़ीर आज़म भी रहे हैं, और इस मुल्क के अंदर अगर वाहिद शख्स जिसको स्टेट्समैन कहा जा सकता है तो वो भी इस वक्त नवाज शरीफ सी हैं मेरे लिए तो जी। और आई थिंक आवाम की कसीर तादाद के लिए वो इस मुल्क के अभी बड़े हैं। अगर इस मुल्क में आप देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब के कद काट का, नवाज शरीफ साहब के तजर्बे का, नवाज शरीफ साहब जैसा स्टेट्समैन इस मुल्क में है। तो उन्होंने एक फीलिंग्स डिस्क्राइब की इस मुल्क का बड़ा होते हुए, और आई थिंक उनको उसी तरह लेना चाहिए। बाकी आपने देखा कि फिर से उनने वो वापस आए हमेशा की तरह, जब भी उनको निकाला गया वो वापस आए, मजीद मजबूत होकर वापस आए। आज उनके नामजद वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब हैं, और आगे मुल्क के जो मसाइल हैं, जहाँ से सफ़र 2017-18 में रुका था, जो बेख्तियार होने वाली बात करते हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कहते हैं वज़ीर आज़म भी उनकी मर्जी के हैं, वज़ीर आला की जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी, और उनका भी फोकस इसी के ऊपर ही है कि आवाम को रिलीफ पहुँचाया जाए। आपने देखा वो पार्टी की सदारत भी इंशाल्लाह 28 तारीख को हमारा जनरल काउंसिल का इलेक्शन है, हम इंशाल्लाह पुरुमीद हैं, सारे हमारे कारकुनान की, जनरल काउंसिल मेंबरान की ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ साहब प्रेसिडेंट पार्टी फिर से बने, जिससे उनको लीगली आप मुस्कुरा भी रहे थे भी, ये मगर देखिए तो आप देखेंगी कि आगे जहाँ से उनकी भी यही ख्वाहिश है कि जो तरक्की का सफर, उनको सबसे ज्यादा दुख इसी बात का है कि 2017-18 की जो एक्सपेरिमेंट हुई थी उसमें इस बात को छोड़ दें कि नवाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ था। इस बात का दुख है कि जिस ट्रेजेक्ट्री पे मुल्क जा चुका था, उस ट्रेजेक्ट्री से मुल्क को बड़ी बेदर्दी से डीरेल किया। ना साहिबा, क्या आपको भी इस बात का दुख है कि 2017-18 में जिस बुलंदी पे पाकिस्तान जा रहा था और जाने वाला था आगे भी, वो ख़त्म करके पीटीआई को इंस्टॉल किया गया? ये आपको भी इस बात की तकलीफ फील होती है? और दूसरा, मुशाहिद हुसैन साहब, ऑल्दो ये कि वो PMLN से उनका वैसे तो ताल्लुक़ है, ऑफिशियली इतनी ज़्यादा वो लाइन तो नहीं टो करते हैं PMLN की, लेकिन ये कि उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब को छोड़ दें, इससे पहले आपको कहीं से कॉल आ जाए। तो कहाँ से कॉल आ सकता है खान साहब का? सुनिए, है हमारे पास, तो चला दें हम नाज साहिबा से, उसी के तवज्जुह से सवाल ये कर रही हूँ। पार्टी है, एक तो उस पार्टी का मैंडेट का एहतराम करें, वोट को इज्जत दें, उनका टर्म जो है पूरी कर दी जाए, और जो भी सियासी कैदी हैं इस वक्त पाकिस्तान में, उनको रिहा करना चाहिए। बेहतर है कि हम बाहर के टेलीफोन करने से पहले सियासी कैदियों को रिहा कर दिया जाए, बेशमूल इमरान खान। जी, खान साहब को बाहर से फोन आने से पहले रिहा कर दिया जाए। ना साहिबा, देखिए, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो है वो एक सीनियर सियासतदान है, और मैं बहुत उनका एहतराम करती हूँ, और जाहिर बात है उम्र में भी ज़्यादा हैं और पर से तजुर्बा भी उनका अपना है, और ओपिनियन जो है वो उनकी अपनी पॉलिटिकल ओपिनियन है, दिस इज हिज ओपिनियन। अब उसके मैं क्या करूं? बात यह है कि उनके जो केसेस हैं, मुझे सियासी तो नोयत के केसेस नहीं है, मेरा ख्याल है उनकी दौरे हुकूमत में जो ख़वातीन को घरों से लेकर जाया जाता था, चांद रात को फरियाल तालपुर को जिस तरह से हॉस्पिटल से MS को तब्दील करके बेदर्दी से ले जाया गया, और जिस तरह से मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को जिस तरह
मीडिया ट्रायल होता था और बख्तरबंदों में ले जाके पूरे शहरों के चक्कर कटवाए जाते थे, किसी पे मंशियात डाल देना, किसी के ऊपर कुछ इल्जाम डाल देना, ये सब था पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो दौरे हुकूमत में पीटीआई के हुआ। और उस वक्त हम कहते थे कि एक होता है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, और दूसरी बात होती है मकाफात अमल, और मकाफात अमल अटल है। जब आप हुकूमत में इक्तदार में होकर ये सोचते हैं कि आप पावर में हैं, तो नैब के केसेस जो है वो आप पहले ही आके प्रिडिक्ट अगर इनके वुज़रा कर देते थे, और वैसे ही होता था जैसे वो कहते थे। ये भी बहुत बड़ा गुण था जो पीटीआई के अंदर था कि वो पहले बता देते थे कि ये अंदर होने वाला है और ये अंदर होने वाला है। हाँ। हूबहू वही होता था। एब्सोल्युटली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी और पूरे पलंदे आते थे कि नैब में ये रिकॉर्ड है, ये अगली बारी अगली, और बिल्कुल वैसा होता था जैसा ही तोता फाल होता है, उसी तरह से पीटीआई का कुछ हाल था। लेकिन देखिए अब मामला ये है कि मुल्क को जो डायरेक्शन की जरूरत है वो डायरेक्शन कोई शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए, वो दैट हैज टू बी अ लॉन्ग टर्म डायरेक्शन। जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुश्किल हालात में 2008 में 2007 में मोहतरमा शहीद की शहादत के बाद बहुत मुश्किल हालात में क्रिटिकल और बहुत ही लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी की सेंसिटिविटी, सवात के हालात, ये सब चीजों को माइंड में रखे और 2 सुपर फ्लड आए। उस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिली। हमने कोई रोना नहीं रोया, हमने आसिफ अली जरदारी साहब ने सीपैक का तोहफा दिया, आसिफ अली जरदारी साहब ने DISP का प्रोग्राम पीपल्स पार्टी ने दिया, 18वीं तरमीम दी, NFC अवार्ड दिया, हमने काम करके डिलीवर किया। अब जब आपसे ये पूछा जाए कि आपने 3.5 साल क्या किया हुकूमत में, और 3 दहाइयों 3 टर्म से जो केपी में हुकूमत है क्या किया, तो जवाब सवाल गंदम और जवाब चना मिलेगा आपको। कहा जाएगा अरे सिंध में तो लोग भूखे मर रहे हैं, अरे वहां तो डाकू आ गए, अरे यहाँ तो ये हो गया। तो आप अपने सूबे की अगर आपसे पूछा जाए ना, आप अच्छा फिर कहते हैं सेहत की 2-4 बातें बता देंगे, ये इनके पास 2-4 अच्छे अस्पताल है जहाँ मुफ्त इलाज होता है पूरे पाकिस्तान भर के लोगों के लिए। लेकिन आप खुद क्या कर रहे हैं? आप अपना तो कुछ गिनवा देना। आप सही है, ये आपने हुमायूं साहब की तनकीद का जवाब दिया है। ना साहिबा फोन आ सकता है या नहीं आ सकता, लेकिन इमरान खान साहब की क्या इतनी पजीराई किसी मुल्क में है कि उनकी रिहाई के लिए बाकायदा फोन आए? मैं ये आपसे सवाल बेसिकली करना चाह रही थी। मैं तो ये सिर्फ जानती हूँ कि मैटर जो है वो सब्जुडिस है, अदालती मामलात चल रहे हैं। अगर वो अपने आप को प्रूव कर देते हैं कि उन पे इल्जामात हैं, और इल्जामात अगर वो प्रूव करते हैं कि वो दुरुस्त नहीं है, तो अदालत वैसे फैसले देगी। कहते हैं हुकूमत जो है साइफर की वजह से अमेरिका से कॉल, कभी आप किसी मुल्क का नाम ले लेते हैं, कभी आप किसी मुल्क का नाम ले लेते हैं, कभी इनके सिटिंग MNAs मेंबर्स हैं। मुझे हैरत और ताज्जुब होती है, आकर फौरन कहते हैं वो जो फलाना एम्बेसडर ने हमें ये कहा था, उन्होंने हमें पहले। यहाँ हम भी घूमते हैं इस्लामाबाद में, हम भी लोगों में उठते बैठते हैं। ठीक है, क्विक राउंड विद एवरीबॉडी ऑन दिस। जो है ना वो बिलाल साहब की वैसे पार्टी के मेंबर ने ये कहा था कि फोन आने वाला है, आई विल आस्क यू रेलेवेंटली, बट हुमायूं साहब आपने सुना है, आप कारकर्दगी गिनवाने का बोलें तो आप रोने लगते हैं। सिंपल सी बात है, तरक्की का सफर आप लोगों ने रोका है 2017-18 में। सिंपल सी बात ये है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान में मैं एक सिंपल बताता हूँ, ये है जो पॉवर्टी एलिवेशन की बात है। 2001 में सिंध में जो रूरल एरिया है उसमें 77% पॉवर्टी थी, ठीक है, और 2019 में वो 40 पर आ गई, तो 33% बेहतर किया। ये आप केपी का फिगर दिखा रहे हैं? नहीं, ये मैं सिंध की बता रहा हूं। तो अच्छी बात है ना, बता रहा हूँ ना। अब मैं बाकियों का बता दूंगा तो आप रिलेटिव बता रहा हूँ ना। अच्छा, तकरीबन केपी में ऑलमोस्ट 77-78 ही थी, अभी 20 है। अच्छा, 2019 में 20 थी, हाफ ऑफ व्हाट सिंध ने किया था। ये याद रखें, इसमें अगर आप देखें तो मेनली जो सारी चीज़ें जो चेंज हुई है वो 2013 ऑनवर्ड्स चेंज हुई हैं। उससे पहले यही 70, 77, 68, 69 इस पे थी, लेकिन उसके बाद डिफरेंट है। पंजाब ने भी इसलिए अच्छा, एक और चीज़ है जो बात हो रही थी मियाँ नवाज शरीफ साहब की। देखिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब अभी जो कह रहे थे ना कि अवाम नहीं निकली, ये पहली बार नहीं है। मेरे ख्याल में 2007 में मियाँ नवाज शरीफ साहब जो इन्होंने एग्रीमेंट करके गए थे सऊदियों के साथ कि मैं 10 साल तक वापस नहीं आऊँगा, और ये फिर 2007 में इन्होंने आने की कोशिश की थी। इनके अपने भाई नहीं आए थे एयरपोर्ट में लेने के लिए, इनके अपने पार्टी वर्कर्स नहीं आए थे और लेने के लिए। और एक और बात बताएं, आपने ख्वाजा आसिफ साहब का शॉट सुना हुआ है?
उनकी बहुत सारी बातें नहीं निकले, कहते हैं 10 बंदे नहीं निकले। बेसिकली ये मैं तो नहीं कह रहा हूँ, ख्वाजासी साहब कह रहे हैं। बात ये है कि बड़े आए बड़े गए। नवाज शरीफ की सियासत 90 की दहाई से लोग ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ खुद भी वहीं पे खड़े हुए हैं, हर दफ़ा मजीद मजबूत होकर वापस आते हैं। नवाज शरीफ साहब की जमात के मुतालिक भी लोगों ने कहा कि ये साजिश, ये छोड़ जाएगा। जमात भी साथ मुत्तहिद रही। जितनी दफ़ा आपने नवाज शरीफ को निकाला उतनी दफ़ा वो मजीद मजबूत होकर वापस आया, उतनी दफ़ा उसने आके आवाम की खिदमत की। पाकिस्तान में आज भी तरक्की की सारी निशानियों के ऊपर नवाज शरीफ का ही नाम है। आपको एयरपोर्ट, मोटरवे, बिजली घर निकालने सब आपके सामने है। तो देखिए, ये पहले भी आए थे इमरान खान और इन जैसे और भी आएंगे। अच्छा, नवाज शरीफ रहेंगे जी, इन जैसे और भी आएंगे। चलें, ये नाजरीन इस नोट पे वाइंड अप करते हैं। टू द लेडी एंड जेंटलमैन, आपके देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।